पे डाल देना टाइम, है ना, अपने ग्रुप पे टाइमिंग डाल दीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ डाल दीजिएगा, दोनों तरीके से होगी, जो आना चाहेगा वो, जो नहीं आ पाएगा वो, ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात की थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर ली थी, आज हम लोग एंट्रोपी की थोड़ी सी बात की थी, आज हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। और एक शुरू में लॉ बताया जाता है जीरोथ लॉ, वो भी करा देते हैं। एक इक्वेशन यहाँ पे यूज की जाती है किरचॉफ्स इक्वेशन, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले प्राइम कराते हैं आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ क्या कहता है देखिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ने कोई डायरेक्शन नहीं बताया, फर्स्ट लॉ ने एनर्जी फ्लो का कोई डायरेक्शन नहीं बताया। सेकेंड लॉ ने बोला कि कौन से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होंगे, यूनिवर्स में किस तरीके के प्रोसेस होते हैं, एंट्रोपी कैसे बढ़ती जाती है, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी धीरे धीरे इंक्रीजिंग रहती है हमेशा, ठीक है। और थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कैसा सॉलिड है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है अगर, तो बोलते हैं कि इसकी एंट्रोपी जो होगी वो जीरो होगी। क्या मतलब है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है कि बहुत अच्छा सा एकदम क्रिस्टल बना हुआ है, उसमें कोई भी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट की कोई जगह नहीं है, एकदम अच्छे तरीके से क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर बिल्कुल, उनमें रैंडमनेस बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी, जीरो होगी। यही किसका स्टेटमेंट है, थर्ड लॉ का, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव एंट्रोपी इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब बोला जाता, देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि कोई ऐसा परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड मिला क्या जिसकी एंट्रोपी क्या हो, जीरो हो। तो देखा गया कि कोई भी ऐसा सॉलिड हमें मिलता नहीं है जिसकी एंट्रोपी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो रियल में ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एंट्रोपी क्या हो, टेंस टू जीरो हो, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं होती है। तो इसी से एक टर्म निकाला गया, उसको बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल एंट्रोपी, ठीक है। तो रेजिडुअल एंट्रोपी क्या होगी, रेजिडुअल एंट्रोपी में बोला जाता है कि अगर आप किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, किसी क्रिस्टल का टेम्परेचर जीरो कर दो आप, ठीक है। जीरो टेम्परेचर करने का मतलब क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, देखो अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के भी। अगर टेम्परेचर जीरो, ऐसा माना जाता है कि अगर टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन ले लें, टेम्परेचर को क्या ले लें, 0 डिग्री केल्विन, तो काइनेटिक एनर्जी उस टेम्परेचर पे जीरो पे क्या होती है, जीरो। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है मतलब मॉलिक्यूल में कोई मोशन नहीं है, अगर मोशन ही नहीं है तो एंट्रोपी होगी क्या, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस, तो इसका मतलब कोई रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए, है ना। 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे कोई रैंडमनेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सॉलिड मिलता नहीं है। तो बोलते हैं कि भाई 0 डिग्री पे भी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी अगर किसी क्रिस्टल को आपने रखा हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट एंट्रोपी का होता है। वो जो छोटे से छोटा अमाउंट प्रेजेंट होता है एंट्रोपी का, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल एंट्रोपी। क्या बोलते हैं उसको, रेजिडुअल एंट्रोपी। तो रेजिडुअल की डेफिनेशन लिख लीजिए, रेजिडुअल, हाँ पिछली वाली,
ये वाली किसके पेन? होती है, ये लिखेंगे, थर्ड लॉ यही कहता है। नहीं, टेंस टू होगी, उससे क्या देखा गया है कि टेंस टू 0। एक पीछे और कर मैं। लास्ट रन पे डेल्टा एस निकालने का फॉर्मूला बता दिया था ना मैंने। किरचॉफ इक्वेशन बतानी है आपको। अच्छा, इसमें टेम्परेचर का फंक्शन नहीं लिखा, इसमें आगे ये एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सभी पे नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड ये कंडीशन है। ठीक है, क्यों, क्या हुआ पलक? अच्छा अच्छा, जाओ, हो गया, ठीक ठीक। अब लिख ले रेजिडुअल एंट्रोपी, रेजिडुअल एंट्रोपी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 एट 0 डिग्री, अरे यार सेंटीग्रेड क्यों लिख दिया क्या, एट 0 डिग्री केल्विन, सेंटीग्रेड नहीं होगा, हाँ सेंटीग्रेड लिख दिया। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, इस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो। केल्विन करो, केल्विन 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 केल्विन, दिमाग में के चल रहा है और लिख दिया है सी। 0 डिग्री केल्विन, यहाँ तो ठीक लिखा है टेम्परेचर केल्विन पे, काइनेटिक एनर्जी 0। एट 0 डिग्री केल्विन, जिसको एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, सम अमाउंट ऑफ एंट्रोपी is present in crystal called residual entropy, called residual entropy। ठीक है, अब देखो, एक इक्वेशन है Cp Cv T1 T2। अगर आपको Cp दिए हो, दो टेम्परेचर दिए हो T1 और T2, तो आपको रिलेशन निकालना हो डेल्टा H निकालना हो, या आपको Cv दिया हो, T1 T2 दिए हो, डेल्टा U निकालना हो, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी। इसका हमको कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ता है, कभी कभी, ज्यादा इसको यूज करते हैं हम लोग फिजिक्स में, पर अगर कोई सवाल बना दिया तो इक्वेशन आपने पता होनी चाहिए। तो लिख लीजिए ये इक्वेशन। साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ्स। किरचॉफ्स का नाम तो सुना ही होगा फिजिक्स में कहीं। हाँ, थर्ड लॉ खत्म, थर्ड लॉ में कुछ है इस चैप्टर में? मुद्दे की बात कहाँ तक है? एंट्रोपी में है। हाँ, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, डेल्टा एच आर T2 टेम्परेचर पे अगर हम ले लें, और डेल्टा एच आर T1 टेम्परेचर पे ले लें, तो दोनों का डिफरेंस आता है डेल्टा CPR
T2 माइनस T1। डेल्टा सब लोग समझते हैं ना? डेल्टा सब लोग समझते हैं, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल। अगर किसी रिएक्शन के लिए बात हो रही होगी तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, या अगर बात हो रही होगी कि T1 टेम्परेचर पे एंथैल्पी डेल्टा H1 है, T2 पे डेल्टा H2 है। ये T1 टेम्परेचर पे एंथैल्पी है, ये T2 टेम्परेचर पे एंथैल्पी है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर या उस टेम्परेचर पे Cp दी हुई है तो Cp को हम लोग यूज कर लेंगे डेल्टा Cp, ठीक है। और T2 माइनस T1 कर देंगे, किरचॉफ्स इक्वेशन बोलते हैं इसको, कभी कभी यूज करना पड़ता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू, दो टेम्परेचर पे डेल्टा H निकालना है। अब अगर हमारे पास CV दिया हो तो यहाँ पे डेल्टा H की जगह टर्म आ जाता है डेल्टा U, इंटरनल एनर्जी चेंज। अगर CV दिया हो तो यही, बाकी सब कुछ सेम होगा, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा U R, T2 टेम्परेचर पे डेल्टा U R, T1 टेम्परेचर पे यहाँ पे CP की जगह CV आ जाएगा, CP की जगह पे क्या आ जाएगा, CV। डेल्टा U वाले में क्या यूज करना है, डेल्टा CV, और डेल्टा H वाले में क्या यूज करना है, डेल्टा CP। इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का आपके लास्ट टॉपिक है, उसको बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अब, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। गिव्स फ्री एनर्जी को गिव्स साइंटिस्ट का नेम है, देखिए इट इज डिनोटेड बाय G it is denoted by G, कैपिटल G, डिनोटेड बाय G। होता क्या है, इट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नॉन एक्सपेंशन वर्क, maximum amount of non-expansion work that can be extracted from closed system and this maximum work can be calculated if process is reversible. प्रोसेस रिवर्सिबल होने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस आप कर रहे हो वो क्या करो, धीरे धीरे करो, ठीक है। प्रोसेस कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स में किया जाए। दूसरी चीज,
नॉन एक्सपेंशन वर्क का मतलब क्या है कि आप जब किसी गैस के ऊपर, किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हो, तो उस सिस्टम के ऊपर जब आप हीट वगैरह देते हो तो हीट कंप्लीटली वर्क में चेंज नहीं होती है। तो कुछ वर्क तो ऐसा होता है जो आप कैलकुलेट कर लेते हो, जो आपको दिखता है, ठीक है, और कुछ वर्क ऐसा होता है जो आपको दिखाई नहीं देता है पर एनर्जी लॉस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉन एक्सपेंशन वर्क। तो गिव्स फ्री एनर्जी किसके बारे में बताता है? जितना भी मैक्सिमम नॉन एक्सपेंशन वर्क है उसके बारे में बताता है। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसके आगे वाली चीज जो जी बताता है वो इंपॉर्टेंट है। नोट हो गया? सबने नोट कर लिया? और प्रोसेस को अगर इरिवर्सिबल कर देंगे, इरिवर्सिबल का मतलब सडन प्रोसेस कर दिया, फास्ट कर दिया, तो उसमें ये नॉन एक्सपेंशन वर्क निकालना टफ हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन क्या होगा, टफ हो जाएगा, उसमें ये नॉन एक्सपेंशन वर्क के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है ये आपको बताता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो इम्पोर्टेंट प्राइम और इम्पोर्टेंट बात क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी से हमें पता लगता है, गिव्स फ्री एनर्जी tells about spontaneity of process, spontaneity of process, कि प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है, प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये सब कौन बताता है? गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब देखो जी की वैल्यू हम लोग नहीं निकालते हैं, जैसे यू की वैल्यू, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, एंथैल्पी की वैल्यू नहीं, इंटरनल एनर्जी की तो निकाली जाती है, आपकी एंथैल्पी की वैल्यू नहीं निकाली जाती है, किसकी निकाली जाती है? डेल्टा एच की निकाली जाती है। वैसे ही हम लोग जी नहीं निकालते हैं, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा जी कैलकुलेट करते हैं। और डेल्टा जी ये जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज आता है किसी प्रोसेस में उसको निकालते हैं, और उससे पता लगता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी की वैल्यू अगर आ जाए निगेटिव, कैलकुलेट किया हमने और डेल्टा जी का वैल्यू क्या आ गया? गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हैं प्रोसेस को? स्पॉन्टेनियस। अगर ये डेल्टा जी की वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, तो प्रोसेस को बोलते हैं कि प्रोसेस होने के चांसेस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉट फिजिबल। और अगर ये डेल्टा जी की वैल्यू आती है जीरो, तो बोलते हैं कि प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। प्रोसेस किसमें है? इक्विलिब्रियम। अब आप बोलेंगे कि हम डेल्टा जी निकालेंगे कैसे भाई? डेल्टा जी निकालने के लिए भी कोई फॉर्मूला वगैरह तो होना चाहिए ना। जब ऐसे हम नॉन एक्सपेंशन वर्क को हम देख नहीं पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई फॉर्मूला कैलकुलेट किया गया होगा। तो दो साइंटिस्ट थे, एक थे गिब्स, दूसरे थे हेल्महोल्ट्ज।
मिल करके क्या किया, एक रिलेशन निकाल दिया, बोला लो भैया चलो निकालो। तो क्या किया इन्होंने, एक इक्वेशन निकाल दी। वैसे तो जी का इक्वेशन होता है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, ये इक्वेशन होती है, ठीक है। लेकिन ना तो एच की वैल्यू कैलकुलेट हो पाती है, टी टेम्परेचर है, एस एंट्रोपी है, जी हो गई क्या, गिव्स फ्री एनर्जी, एच हो गया क्या, एंथैल्पी, टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, एस हो गया एंट्रोपी, ठीक है। लेकिन जी की वैल्यू कैलकुलेट इससे नहीं हो पाती है, तो क्या किया गया, क्या निकाला गया, हमारे लिए यूजफुल चीज क्या हुई, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी निकालते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको बोलते हैं हम लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज की इक्वेशन है ये, क्या बोलेंगे इसको, क्या निकाल रहे हैं इससे, गिव्स फ्री एनर्जी, हाँ, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। और अगर इसकी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये काम की नहीं है, पर बेसिक यही है, इसी से निकाली गई। और डेल्टा निकाल रहे हैं तो इससे आपको ये भी पता लग रहा होगा कि जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। आजकल क्वेश्चन बना देते हैं, चार चीजें दे देते हैं, मेंस में क्वेश्चन बना दे रहे हैं, चार चीजें दे देंगे, चार यूनिट्स, और बोल देंगे कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है ना। तो जितने टर्म हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उनके साथ साथ आपको पढ़ते जाना है कि कौन सी चीज स्टेट फंक्शन है, कौन सी चीज पाथ फंक्शन, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि डेल्टा जी को डिसाइड करने के लिए दो फैक्टर हैं, एक को बोलते हैं एंथैल्पी फैक्टर और एक को बोलते हैं एंट्रोपी फैक्टर। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आएगी। ये किससे डिसाइड होगा, एक ये एंथैल्पी फैक्टर से और एक ये एंट्रोपी फैक्टर से, इन दोनों से डिसाइड होगा, ठीक है। तो डेल्टा जी के बारे में अगर हम सोचें कि कब आएगा निगेटिव, कब नेगेटिव आ सकती है वैल्यू, ये है, देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ठीक है। टेम्परेचर पॉजिटिव नेगेटिव में लेते नहीं है, टेम्परेचर किस में लेना है आपको, पॉजिटिव में ही दिया जाएगा, मतलब जीरो से बढ़ता हुआ ही होगा। तो अगर टेम्परेचर आपका पॉजिटिव ही है, सभी कंडीशन में पॉजिटिव लिया हमने, तो अगर डेल्टा जी के साइन को देखना है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जीरो है, तो किस कंडीशन में हो सकता है, जीरो कब हो जाएगा, मान लो डेल्टा एच की वैल्यू हो पॉजिटिव, डेल्टा एस की वैल्यू हो पॉजिटिव, और डेल्टा एच और टी डेल्टा एस ये दोनों के वैल्यू क्या आ जाए, मॉड क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो इस कंडीशन में आप सोच सकते हो कि डेल्टा जी जीरो आ जाएगा, यस और नो। इक्विलिब्रियम पे कह सकते हैं कि प्रोसेस कहाँ पे चला गया है, इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, देखो
जैसे मान लो कि डेल्टा एच की वैल्यू है मान लो 100, ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है 100 पॉजिटिव, 100 जूल है, ठीक। ये किसकी वैल्यू है डेल्टा एच की, और डेल्टा एस की वैल्यू मान लो है 10 जूल, ये भी पॉजिटिव में है, और टेम्परेचर भी दिया हुआ है आपका कितना 10 केल्विन। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालोगे टी डेल्टा एस, तो टी डेल्टा एस 100 आएगा, और डेल्टा एच भी क्या है 100 है, 100 माइनस 100 हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन सबको क्लियर ये तो सिंपल मैथ्स है ना। ये क्या बताया आपको एक एग्जांपल लेकर के कि डेल्टा जी को अगर 0 करना है तो ये कंडीशन बन सकती है, ठीक। अब डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू कब आएगी और पॉजिटिव वैल्यू कब कब आ सकती है, ये सोचते हैं। इसी इक्वेशन को यूज करना है। अब हम लोग सोच रहे हैं डेल्टा जी को क्या करें नेगेटिव करें। डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है प्रोसेस कैसा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, फिजिबल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। तो डेल्टा जी को अगर निगेटिव करना है तो एक कंडीशन ये हो सकती है क्या, अगर ये टोटल को निगेटिव आना है तो डेल्टा एच को भी हम निगेटिव ले लें, डेल्टा एच को भी हम क्या ले लें नेगेटिव ले लें, और डेल्टा एस को हम पॉजिटिव ले लें, यस और नो। कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो डेल्टा एच की तुमने ले ली -100 वैल्यू, ठीक, और डेल्टा एस की वैल्यू ले ली तुमने +200, और तुम्हारा टेम्परेचर है 30 केल्विन 300 केल्विन जो भी ले, ठीक। अब ये वैल्यू जब तुम पुट करोगे तो क्या आएगा वैल्यू डेल्टा जी का, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच की जगह -100 रख दिया, और फिर माइनस टेम्परेचर कितना है 300, डेल्टा एस कितना है पॉजिटिव 200, तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में ही आएगी, यस और नो। पूरी वैल्यू को क्या होना है नेगेटिव, और अगर ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होती है तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा और प्रोसेस कैसा हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, ठीक। ये तो एक कंडीशन है, दूसरी कोई और कंडीशन भी सोच सकते हो क्या इसको निगेटिव, हाँ डेल्टा किससे बड़े हो जाए, हाँ अच्छा, और साइन, व्हाट अबाउट साइन, टेम्परेचर का भी कौन वो रखना है, साइन क्या हो सकता है, अच्छा ये एक कंडीशन समझ में आ गई कि डेल्टा एच अगर निगेटिव है और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो टेम्परेचर कोई भी हो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। ये बात इतनी क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इफ डेल्टा एच नेगेटिव and delta S positive, then no effect of temperature, टेम्परेचर हाई हो या टेम्परेचर लो हो या टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हो, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी है नेगेटिव। ये कंडीशन क्या हो गई मस्ट, यानी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना ही होना है।
ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक। अब इसका अगर जस्ट रिवर्स करें, ये तो क्या हो गया, ये पॉइंट क्या है याद करने ला आपको, ऑलवेज। ये पॉइंट लिख के आएगा अगर सेंटेंस में तो क्या आएगा, ऑलवेज। क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पूछेंगे लो टेम्परेचर पे, पूछेंगे हाई टेम्परेचर पे, या पूछेंगे किसी भी टेम्परेचर पे। जब ऑलवेज लिख दिया और बोला कि टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा एस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तब कंपल्सरली डेल्टा जी नेगेटिव आएगा और प्रोसेस क्या होगा, फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक। जस्ट इसका अपोजिट करके देखते हैं। डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दो और डेल्टा एस को नेगेटिव कर देते हैं, देखते हैं। तीसरी कंडीशन, पहली क्या थी, पहली वाली क्या थी, इक्विलिब्रियम की थी, है ना। दूसरी कंडीशन हमने किसकी निकाली, डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस, किस लिए, कंपल्सरी की निकाल ली कि स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। तीसरी हम निकालने की कोई और कंडीशन कर रहे हैं, तो उस बार हमने डेल्टा एच को क्या लिया था, नेगेटिव। अब की बार डेल्टा एच को क्या ले लें, पॉजिटिव, और डेल्टा एस को क्या ले लें, नेगेटिव। ठीक है। इक्वेशन क्या लगानी है, वही डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। ठीक। अब पॉजिटिव लो डेल्टा एच को, मान लो डेल्टा एच को ले लो 200 किलो जूल, और डेल्टा एस को ले लो नेगेटिव 100 किलो जूल। ठीक है, रखें वैल्यू, इसको ले लिया 200, टेम्परेचर ले लो 100 केल्विन। ठीक है, तो इसको 200 ले लिया, इसको ले लिया टी, इसको ले लिया 100, टी क्यों ले, 100 ले लेते हैं। इसको ले लिया 100 और डेल्टा इसको क्या ले लिया, माइनस का है ना, माइनस का 100। अब देखो वैल्यू क्या होने जा रही है, 200। ये अगर माइनस में है तो माइनस तो बाहर पक्का ही है, फॉर्मूला में। ये अगर माइनस में है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू। इसका मतलब क्या समझ में आया। अब टेम्परेचर चाहे तुम बढ़ाओ चाहे घटाओ, टेम्परेचर तुम 200 ले लो, टेम्परेचर तुम 20 ले लो, टेम्परेचर तुम 1000 ले लो, लेकिन अगर ये अंदर माइनस है तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाना है। अगर बाहर प्लस है तो पूरी वैल्यू किस में आनी है, प्लस में आनी है। इसका मतलब कि अगर जस्ट रिवर्स हमने कंडीशन की तो डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव होता है किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। माइनस में नहीं ले रहे, अगर लेंगे तो अलग कंडीशन बनेगी ना। टेम्परेचर माइनस में नहीं ले रहे हैं अभी, है ना। टेम्परेचर हम किस में ले रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। हाँ, जीरो ले सकते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर जीरो ले लोगे, ये जीरो ले लोगे, तो ये पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दोनों इक्वल कर दो, इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू को इसके वैल्यू के इक्वल कर दो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव ही तो आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा? तो पॉजिटिव ही तो आएगा अगर माइनस में ही ले रहा है। प्लस वाली कंडीशन तो हो गई ना, ये वाली प्लस वाली कंडीशन ये ली ना, कितने गया, डेल्टा एस को पॉजिटिव। अब जस्ट रिवर्स किया ना तीसरी में, तो तीसरी में हमको क्या फाइंडिंग्स मिली कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव लेते हो, डेल्टा एस क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो, तो हमेशा हमेशा क्या आएगा, डेल्टा जी का वैल्यू
पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब होता है प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस क्या होगा, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये दो कंडीशन याद रखेंगे। फॉर्मूला से अगर आपको नहीं भी करने आए तो आपको क्या याद रखना है ना। ठीक, और फॉर्मूला से भी निकालने तो आना ही चाहिए ना, कभी कोई वैल्यू दे दे तो कैसे निकालेंगे। तो डेल्टा एच पहली वाली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वाली वैल्यू नेगेटिव, तो प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर कुछ भी ले लो, बढ़ा लो घटा लो। और इसके अपोजिट वाली सिचुएशन में डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, तो प्रोसेस क्या होगा, हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव और प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब अगली कंडीशन पे आते हैं। अब क्या करेंगे, अब दोनों को पॉजिटिव कर देंगे और दोनों को नेगेटिव कर देंगे। 5 सिचुएशन बनने वाली है। एक बनी इक्विलिब्रियम की, दूसरी बनी कौन सी, स्पॉन्टेनियस की, तीसरी बनी दूसरी बनी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, तीसरी बनी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। अब चौथी बनाने जा रहे हैं, कब स्पॉन्टेनियस होगा कब नॉन स्पॉन्टेनियस। अब क्या करें, डेल्टा एस को भी पॉजिटिव ले लो और डेल्टा एच को भी, दोनों को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, तो देखते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है। चलो, डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दिया और डेल्टा एस को भी क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया। ठीक, ये भी मान लो +100 है और ये मान लो है आपका +200 मान लिया। ठीक है, ठीक, अब ये 100 है, ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है। ठीक, अब ध्यान से देखो, मान लो कि टेम्परेचर तुम्हारा हो जाए 1 डिग्री, टेम्परेचर क्या हो 1 डिग्री, ठीक, टेम्परेचर 1 डिग्री हो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर अगर कम में आ जाए, पॉइंट में आ जाए, मान लो टेम्परेचर हो जाए 0.2 डिग्री, कितना हो जाए 0.2 डिग्री, तो टेम्परेचर अगर 0.2 डिग्री हो जाएगा तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, है ना 40, तो 100 माइनस 40 हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। और अगर टेम्परेचर तुमने कितना लिया था, 2 डिग्री लिया था, तो कितना आ रहा था, -400 आ रहा था, तो माइनस आ रही थी। इसका मतलब जब दोनों को पॉजिटिव लेते हो तो टेम्परेचर के ऊपर चीज डिपेंड कर रही है कि टेम्परेचर हाई ले रहे हो या टेम्परेचर लो ले रहे हो। इसी तरीके से जब दोनों को नेगेटिव लोगे तो भी टेम्परेचर के ऊपर चीज डिपेंड करेगी। देखो, डेल्टा एस और डेल्टा एच को यूज करना है, डेल्टा जी का साइन निकालना है। ठीक, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, तब तो आप सीधे सीधे निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको लाइन बना के दे दिया कि एट हाई टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, ऑलवेज या समटाइम्स, तो उसमें आप क्या हो जाओगे, गोल हो जाओगे। तो ऑलवेज वाली 2 लाइन ये वाली याद रखनी है आपने कि नॉन स्पॉन्टेनियस ऑलवेज कब बन रहा है और स्पॉन्टेनियस ऑलवेज कब बन रहा है। स्पॉन्टेनियस ऑलवेज में डेल्टा एच को क्या लेना था, नेगेटिव, और डेल्टा एस को पॉजिटिव। फॉर्मूला याद रखो, और फॉर्मूला में याद रखो पहली चीज को नेगेटिव लेंगे, दूसरी चीज को पॉजिटिव लेंगे, तो क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस। इसका जस्ट अपोजिट याद रखो, इसको ले लिया क्या, पॉजिटिव, और इसको ले लिया नेगेटिव, तो ऑलवेज क्या बन गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। अब तीसरी वाली कंडीशन क्या बन रही है, तीसरी कंडीशन में टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है, तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या चीजें आपको गिवन है। तो इसके लिए 2 कंडीशन याद रख लो।
अगर वैल्यू दिया होगा तब तो आप सीधे निकाल सकते हो, अगर नहीं दिया है तो टेम्परेचर के ऊपर इसकी क्या हो जाएगी, डिपेंडेंसी हो जाएगी। तो लिख लो, अगर डेल्टा एस भी पॉजिटिव है और डेल्टा एच भी पॉजिटिव, अगर दोनों चीजें आपकी पॉजिटिव है तो एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और एट हाई टेम्परेचर डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव। एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव, और एट हाई टेम्परेचर इस दोनों कंडीशन में अगर टेम्परेचर लो करोगे तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। टेम्परेचर लो से मतलब है कि इसकी वैल्यू अगर बहुत छोटी है, हाँ छोटी है वैल्यू, है ना, और अगर टेम्परेचर हाई करोगे तो जैसे 400 500 600 इस हिसाब से, ये जो 200 मैंने लिया ये 200 के टर्म्स में नहीं होता ये, अगर ये आपका उसमें हंड्रेड्स में है तो ये आपका किस में होगा, डेकेड्स में होगा, मतलब 20 30 ऐसे होता है। ये मैंने वैल्यू जो 200 ली है ये रॉन्ग ली है, इतनी नहीं लेते। ठीक है, और इसकी जस्ट अपोजिट एक और कंडीशन है, दोनों चीज को क्या ले लो, नेगेटिव। लो टेम्परेचर का मतलब है जैसे मान लो तुमने लिया 10 20 30, ये सब लो टेम्परेचर होते हैं। 100 200 300 ये सब जो ऊपर चले गए ना 100 के, ये सब क्या लिए जाते हैं, हाई टेम्परेचर। हाँ, अगर तो वैल्यू दी है तब तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आपने वैल्यू रखनी है और निकाल देनी है। अगर वैल्यू नहीं दी है तो ये लाइन आपको याद रखनी कि ज्यादातर केसेस में ऐसी चीज होती। ठीक है, हाँ, ये चेंज भी हो सकता है, ये वैल्यू चेंज भी हो सकती है, इसलिए इसके साथ हमने ऑलवेज नहीं लिखा है। पहली और दूसरी कंडीशन में क्या लिख दिया, ऑलवेज, इसके साथ हमने ऑलवेज नहीं लिखा। उसके ऊपर साइन कैसे डिपेंड करेगा, ये वैल्यू बढ़ेगी या छोटी होगी ना, इसके मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू बड़ी या छोटी होगी, उसके ऊपर साइन डिपेंड करेगा, है ना, क्योंकि हमें डेल्टा जी तो इसके माइनस करने से निकालना है ना। और इसकी जस्ट अपोजिट कंडीशन लिख लीजिए, डेल्टा एस अगर नेगेटिव है और डेल्टा एच भी अगर नेगेटिव। इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ ऑलवेज नहीं लिखा है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑलवेज अगर लिखा होगा स्टेटमेंट में तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। पहले वाले में ऑलवेज है। ये आपका लो टेम्परेचर पे जस्ट अपोजिट रिजल्ट आता है, लो टेम्परेचर पे नेगेटिव और हाई टेम्परेचर पे पॉजिटिव। हाई टेम्परेचर पे ठीक है, हो गया। अब मान लो कि रिएक्शन में आपको डेल्टा जी की वैल्यू प्रोडक्ट की दी हुई है, जी की वैल्यू, और आपको रिएक्टेंट की भी जी की वैल्यू दी हुई है, गिव्स फ्री एनर्जी की। तो पूरे रिएक्शन के लिए अगर आपको निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सीधे सीधे डेल्टा जी अगर रिएक्शन का निकालना है तो डेल्टा जी प्रोडक्ट का ले लीजिए माइनस डेल्टा जी रिएक्टेंट।
अब मान लो हम बोल दें कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम क्या निकाल रहे हैं, जी निकाल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है 1 बार प्रेशर ले लो और जो कंपाउंड है उनकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर। कंपाउंड है या आयन है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी लेनी है, 1 मोलर। प्रेशर कितना है, 1 बार। तो ये जी के लिए कौन सी कंडीशन होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। तो उस कंडीशन में हम जी को जी ना कह के बोलेंगे जी नॉट। स्टैंडर्ड किसी का भी कैसे लिखते हैं, डेल्टा एच नॉट, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो इस कंडीशन में अगर आपको डेल्टा जी लिखना है तो डेल्टा जी को क्या बोलोगे, डेल्टा जी नॉट। अभी तक डेल्टा जी बोल रहे थे जब किसी भी प्रेशर और किसी भी कंसंट्रेशन की बात हो रही है। जब कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दिया और प्रेशर कितना कर दिया, 1 बार, तो इसको डेल्टा जी को क्या बोलने लगे, अब नया टर्म बोलेंगे, क्या, डेल्टा जी नॉट बोलेंगे। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज ही है, लेकिन अब क्या नाम दे दिया इसको, स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखो, अगर आपको डेल्टा जी निकालना हो और डेल्टा जी स्टैंडर्ड पता हो तो फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड प्लस आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी नॉट हो जाएगा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। आर आपको पता ही है गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है, किस में लेंगे, टेम्परेचर किस में लेंगे, इन केल्विन। ठीक है, Q को बोलते हैं रिएक्शन क्वोशेंट। अभी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी अगले चैप्टर में, तो वहीं पे बताएंगे इसको, रिएक्शन क्वोशेंट को। ठीक है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है ये, वहां पे बताएंगे, वहां पे ही इसके सवाल आपको मिले। हाँ, हो गया। आप अब कुछ पी वाई क्यू करा दें, डेल्टा जी के करा दें, इसके करा दें, कैसे कैसे होते हैं, है ना, कुछ पी वाई क्यू कर लें, कैसे कैसे पी वाई क्यू इसमें आ रहे हैं। चलो भैया करें। थर्ड लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ पहले हो गया था, गिव्स फ्री एनर्जी हो गई, और क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात कर लिए, और शुरू में वर्क निकालना सीख गए आप सारे प्रोसेस में। ठीक है, वर्क के कुछ एग्जांपल्स, कुछ पीवाईक्यू 2-3 करा देते हैं, और आपका इस पे भी जो आ सकते हैं, पहले इसके करा दें कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए, एक तो सीधा सीधा आया हुआ है 19 में क्वेश्चन इस पे,
process will be spontaneous, 19 मेंस का क्वेश्चन है, at all temperature, लाइन ध्यान से पढ़ेंगे है ना, at all temperature का मतलब क्या हो गया, ऑलवेज की बात हो गई, टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ। ऑप्शंस देखिए कैसे दिए हुए हैं, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस इज लेस देन 0, डेल्टा एच इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब समझते हैं ना, नेगेटिव, और डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। तीसरा दिया है डेल्टा एच इज लेस देन 0, डेल्टा एस इज ऑल्सो लेस देन 0, फिर डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। तो पहली कंडीशन आपको बताई थी कौन सी, जिसपे सारे टेम्परेचर पे प्रोसेस कैसा था, स्पॉन्टेनियस था, कौन सी थी, डेल्टा एच नेगेटिव था और डेल्टा एस पॉजिटिव है ना। तो ये तो पहले वाले केस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, यस और नो ऑनलाइन। तो ये इसका आंसर तो क्या बन गया, सीधे सीधे बी, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव ले लेंगे, तो कोई भी टेम्परेचर ले लो, छोटा बड़ा कुछ भी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्रोसेस क्या होगा हमेशा, स्पॉन्टेनियस। एडवांस का क्वेश्चन है, शायद 19 में ही आ रखा, MgO सॉलिड रिएक्ट कर रहा है कार्बन सॉलिड से और बनाता है मैग्नीशियम सॉलिड और CO गैस, ठीक है। इसके लिए डेल्टा एच आर स्टैंडर्ड दिया हुआ है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में दी हुई है 491.1 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज स्टैंडर्ड दिया हुआ है 198 जूल पर केल्विन, ये जूल में दिया हुआ है ना, ये किलो जूल में, ये जूल में। कई बार बच्चे यूनिट चेंज करने में गड़बड़ कर देते हैं, उससे भी मामला खराब हो जाता है। दोनों को क्या लेना है, एक ही यूनिट में लेना है, या तो इसको भी किलो जूल में ले लो या इसको भी जूल में। इसके लिए लिखा हुआ है इज नॉट फिजिबल एट, इज नॉट फिजिबल एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे ये फिजिबल नहीं है। 298 केल्विन का मतलब कितना डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 25 डिग्री की बात हो रही है, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो रही है, आपकी स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो बोलना ये वैल्यू है और 298 पे ये क्या है, फिजिबल नहीं है। क्वेश्चन पूछा टेम्परेचर अबव विच रिएक्शन विल बी फिजिबल, टेम्परेचर above which reaction will be feasible, कौन सा ऐसा टेम्परेचर लें जिस पे रिएक्शन होगी फिजिबल, ठीक है। अरे ऑप्शन तो लिखे ही नहीं है, चलो ऑप्शन क्या निकालते हैं वैसे ऑप्शन होने चाहिए, करें तो इक्वेशन तो ये लगानी है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब
डेल्टा जी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। हाँ लगाएंगे ना, यूज करेंगे, इसी में स्टैंडर्ड वैल्यू रख देंगे। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव आएगा तभी अपनी बात बनेगी। अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस क्या होगा, तभी स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तभी प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अभी जो प्रोसेस है 298 पे वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि ये वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर को बढ़ाने का क्या मतलब है, क्या सोच सकते हो। ये देखो डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ध्यान से देखो, पॉजिटिव वाली कंडीशन क्या थी, दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो लो टेम्परेचर पे क्या होगा, पॉजिटिव, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव। यानी कि टेम्परेचर हमको बढ़ाना है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे ले जाओ जिसके ऊपर जाने पे नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो देखो, अगर ध्यान से देखो ये वैल्यू की बात हो रही है, डेल्टा एच है तुम्हारा 491.1 किलो जूल पर मोल। तो इसको जूल में कन्वर्ट कर ले, 491.1 है कुछ, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टेम्परेचर कोई है T, ये डेल्टा एस कितना है, डेल्टा एस की वैल्यू देखो 198 जूल है। ठीक है, हाँ किसको माइनस लेना, नहीं नहीं दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, नहीं मानेंगे नहीं, जब पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव ही लेंगे, पॉजिटिव है। ठीक, अब हमें चेंज क्या करना है, बस टेम्परेचर को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर 298 था, ये इस वैल्यू को सॉल्व करो तो ये क्या आएगा, जरा सॉल्व करो तो 4911 इतना आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये टेम्परेचर है 198। ठीक, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। ये हमको क्या लानी है, नेगेटिव। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू अगर एक्सीड कर जाए, ये पूरी वैल्यू अगर इससे एक्सीड कर जाए, बड़ी हो जाए, तो बात बन जाएगी अपनी, तो बात अपनी बन जाएगी। तो अगर इक्वल रखोगे तो क्या होगा, अगर इक्वल रखते हो दोनों को, दिस इस वैल्यू को अगर इक्वल रखते हो, इक्वल रखते हो तो इक्विलिब्रियम मिलेगा। और टेम्परेचर आपका जैसे ही बड़ा करोगे, इस टी से टेम्परेचर जैसे ही बड़ा करोगे वैसे ही क्या मिल जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस की कंडीशन। तो टेम्परेचर निकाल लो इससे कि इस कंडीशन पे तो बराबर, इस कंडीशन पे क्या है, दोनों की वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है। अभी हमने लिखा है सीधे कि ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों को इक्वल कर दो तो इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ठीक, जैसे ही टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, जो टेम्परेचर हमने बराबर करने के लिए लिया है, उससे जैसे ही अबव टेम्परेचर पे पहुंचोगे, प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और नेगेटिव में जैसे ही बड़ी वैल्यू मिलेगी तो ये वैल्यू ओवरऑल में आपकी क्या बन जाएगी, नेगेटिव। तो इस इक्वेशन से टी की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया, अगर इस प्रोसेस को इक्विलिब्रियम पे करना था तो ये और ये इक्वल होने चाहिए थे,
ठीक, तब जीरो आती वैल्यू। ये मान लो 100 है और ये -100 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो ये 100 और ये वैल्यू 100, तब ये वैल्यू जीरो। लेकिन अगर ये 100 है और ये 101 हो गई, वैल्यू वैल्यू की बात कर रहे हैं 101, तो टोटल वैल्यू नेगेटिव। इसका मतलब टेम्परेचर जो भी है वो अगर इक्वल के लिए हम निकाल लें, तो अगर उससे थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी अपनी, नेगेटिव। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई ऑनलाइन? तो हमने क्या किया, इक्वलिटी लगा के वो टेम्परेचर निकाल लिया। अब इससे अबव पूछा है तो वो वैल्यू दे दी कि इस वैल्यू से अबव करोगे तो प्रोसेस क्या बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जरा निकालो, कैलकुलेटर से निकाल दो जल्दी से। इसके ऑप्शन कुछ दिए हुए थे ऐसे 2480 जो वैल्यू आई है वो भी थी, और 21 करके थी। तो आंसर अपना क्या हो गया, 2480। हाँ, तो क्वेश्चन यही तो पूछा है, किस टेम्परेचर के ऊपर, तो इससे ऊपर होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। बात क्लियर है? एक ग्राफ का क्वेश्चन करो। पहले एक सिंपल करो, है ना, पहले एक सिंपल फिर एक कॉम्प्लिकेटेड। अब ऐसा सवाल कर लेंगे आप लोग, जी पे सवाल या तो स्टेटमेंट वाला आएगा या ऐसे कैलकुलेशन वाला आएगा। क्वेश्चन पूछा है नॉट करेक्ट, पूरी लैंग्वेज में नहीं लिख रही हूँ ऑप्शन। अच्छा, जेई में या किसी भी एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम देते वक्त ध्यान रखा करिए, जिस भी क्वेश्चन में नॉट है ना, कई बार ऐसा होता है हम क्वेश्चन पढ़ते हैं करेक्ट लिखा होता है और बोल देते हैं कि फटाफट करने लगते हैं और उसमें करेक्ट आंसर लगा देते हैं। पहला ही ऑप्शन मान लो करेक्ट मिल गया, फटाफट लगा के कहानी खत्म कर दी। तो जिसमें भी पढ़ते वक्त आपको नॉट दिख जाए उस पर नॉट पे गोला लगा लो पहले ही। नॉट पे क्या लगा लेना है, पहले ही गोला, कि नॉट करेक्ट बताना है भाई। क्वेश्चन में बताना है नॉट करेक्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, क्या यूज करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात हो रही है आइडियल गैस की। किसकी बात हो रही है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वेश्चन, लैंग्वेज नहीं लिखी है, आइडियल गैस की। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नॉन एक्सपेंशन वर्क इज जीरो, मतलब जो वो आलतू फालतू वाले वर्क है उनको क्या मान लिया है, जीरो। तो जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो भी इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, जीरो ही मान लेते हैं। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है साइक्लिक प्रोसेस के लिए होता है Q इज इक्वल टू -W। दूसरा ऑप्शन है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U इज इक्वल टू होता है -W। तीसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा U इज इक्वल टू होता है Q। और चौथा ऑप्शन है आइसोथर्मल के लिए। तो क्या करेंगे, सबके लिए कंडीशन निकालेंगे और देख लेंगे कौन सा करेक्ट आ रहा है कौन सा इनकरेक्ट आ रहा है। करें, क्या कहते हैं ऑनलाइन? ठीक है,
तो देखते हैं, निकालते हैं कंडीशन भाई, कौन सी करेक्ट आ रही है कौन सी इनकरेक्ट आ रही है। तो पहला है कौन सा, साइक्लिक, पहला है साइक्लिक। जो साइक्लिक प्रोसेस होते हैं उसमें एक स्टेट से, साइक्लिक में एक स्टेट से दूसरे पे गए, दूसरे से तीसरे पे गए, तीसरे से फिर पहले पे आ गए, ठीक है। साइकिल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पे आ गए, साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसमें डेल्टा यू की जो वैल्यू होती है साइक्लिक में, वो होती है 0। डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, 0 साइक्लिक के लिए। तो अगर ये कंडीशन हमको मालूम है तो फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता है ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये 0 है तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डब्ल्यू आ गया, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन देखो, पहली वाली सही है, पहला ये है Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। दूसरा देखते हैं, दूसरा है आपका एडियाबेटिक। एडियाबेटिक का मतलब समझते हैं क्या होता है, बताइए जरा, ऑनलाइन में से कोई बताइए, एडियाबेटिक प्रोसेस का क्या मतलब होता है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, कोई भी बोल दीजिए। हीट ट्रांसफर 0, Q इज इक्वल टू, यहाँ पे Q 0 हो गया, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, ये 0 हो गया, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ गया। सेकंड वाले में देखो डेल्टा U इज इक्वल टू लिखा है माइनस डब्ल्यू, इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। अब थर्ड चेक कर लेते हैं, आइसोकोरिक, 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 आइसोकोरिक में आपको पता है वॉल्यूम चेंज 0 होता है, डेल्टा भी 0, वर्क डन लेते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी क्या हो गया 0। आइसोकोरिक में वैसे भी याद रखिए वर्क डन क्या होता है 0, तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0 हो गया, वर्क डन 0 हो गया, तो अब क्या आ गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, दिया क्या है यही दिया हुआ है, तो करेक्ट हो गया। चौथा क्या दिया हुआ आइसोकोरिक के बाद, नोट नहीं क्या, आइसोथर्मल। चौथा दिया हुआ आपका क्या, आइसोथर्मल, ठीक है। तो आइसोथर्मल में क्या होगा, आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है, ठीक है, डेल्टा यू अगर निकालते हैं हम लोग, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टी क्या हो गया, कांस्टेंट, टी कांस्टेंट मतलब डेल्टा टी 0, चेंज इन टेम्परेचर 0, चेंज इन टेम्परेचर 0, तो डेल्टा यू 0, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू इज इक्वल टू, ये भी होगा मेरे ख्याल से, क्यू इज इक्वल टू, नहीं इन्होंने क्या आइसो को, अच्छा सीक्वेंस ये है ना, आइसोथर्मल के लिए क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। आपकी 6:30 से आज भी क्लास है, आज नहीं है ना, तो कर लो ग्राफ वाला। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, तो एकदम लगाना क्या है, फर्स्ट लॉ। ज्यादातर किस पे आते हैं सवाल, फर्स्ट लॉ, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं सवाल को, पूरी कहानी नहीं लिखेंगे।
क्वेश्चन का क्या समझना है मतलब, और अपने आंसर्स का ग्राफ देखिए। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। इन जनरली हम लोग किसके बीच का ग्राफ देखते हैं, P और V के बीच का। अभी ये किसके बीच का ग्राफ है, V और T के बीच का। इस तरीके से दिया। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। ठीक है, इस पे दिया हुआ है प्रेशर P1, V1, T1, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1। C पे जाने पे प्रेशर हो जाता है P2, वॉल्यूम V1 रहता है और टेम्परेचर हो जाता है T2। B पे जब जाते हैं तो प्रेशर होता है P2, वॉल्यूम होता है V2 और टेम्परेचर होता है T1। तीनों की सिचुएशन दी हुई है। ठीक है, पूछा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब ऑप्शन देख लीजिए, करेक्ट बताना है आपने। ऑप्शन देखिए, पहला दिया क्यू ए सी इज इक्वल टू डेल्टा यू बी सी, यानी बी से सी जाने में जो डेल्टा ई यू निकालोगे वो आएगा हीट चेंज इन ए टू सी, एंड डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस बी। फिर डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू पी टू वी टू माइनस वी वन, एंड क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी, ए से सी में एंथैल्पी चेंज। फिर दिया है डेल्टा एच ए सी इज इक्वल टू डेल्टा यू सी ए एंड क्यू ए सी डेल्टा यू बी सी। फिर चौथी कंडीशन है क्यू बी सी इज इक्वल टू डेल्टा एच ए सी एंड डेल्टा एच सी ए इज ग्रेटर देन डेल्टा यू सी ए। ऑप्शन बी कैसे, अच्छा बीसी में, बी से सी में जाने पे क्या कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है V2 से V1 हो रहा है। तो V2 माइनस V1 क्यों कर रहे हैं, V1 माइनस V2 करेंगे ना। V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है, तो आपको क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। सारे प्रोसेस में, तीनों प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, तीनों प्रोसेस में डेल्टा यू निकालना है, तीनों प्रोसेस में डेल्टा यू डेल्टा एच इनके बीच में रिलेशन को देखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक बार आप पहले खुद से अपना दिमाग दौड़ाओ, फिर नहीं आए तब मैं बताऊं तो ज्यादा अच्छा हो। से मुझे भी आंसर पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, है ना। और ऊपर एक और चीज लिखी हुई, ये भी लिखा हुआ है, रिवर्सिबल है, साइक्लिक है और आइडियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस में अगर कहीं पे भी आपको लगे कि आपको जरूरत पड़ रही है कहीं प्रेशर टेम्परेचर कन्वर्जन की, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कहीं पे भी मान लो यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ, यहाँ पे भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हो। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से एक बार ट्राई करो आप लोग, फिर उसके बाद बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज की क्लास आपकी कर देते हैं ऑफ, ठीक? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, अपने दिमाग पहले दौड़ाइए, नहीं आएगा तो हम